Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology. Now our period of reference for this particular lecture shall be 6th of March to 12th of March, यानी कि 6 मार्च से लेके 12th मार्च तक जो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टॉपिक्स वी शैल कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया बिल सेफ हार्बर क्लॉज. इंडिया में जो भी डिजिटल लैंडस्केप है, जो कुछ भी डिजिटल स्पेस में हो रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, सोशल मीडिया कंपनीज हो, ऑनलाइन न्यूज चैनल्स हो, यूट्यूब हो, जो भी पूरा डिजिटल लैंडस्केप है उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार अब सोच रही है एक बिल लाया जाए. क्योंकि अभी प्रेजेंटली जो पूरा आपका डिजिटल लैंडस्केप है उसे रेगुलेट करता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट. ठीक है, पर ये आईटी एक्ट जो है ये बहुत पुराना हो चुका है. ये 2000 में आया था, 2000 में, और अब तो डिजिटल लैंडस्केप बिल्कुल ही चेंज हो गया है. उस जमाने में सोशल मीडिया कंपनीज नहीं होती थी, तो इसीलिए नए जमाने के हिसाब से आप अब एक नया लॉ लेके आना चाह रहे हो जो इसे सुपरसीड कर जाएगा और आज की जो रियलिटी है डिजिटल लैंडस्केप की उसे अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा ना. उसमें एक प्रोविजन होता है सेफ हार्बर क्लॉज का. तो वो प्रोविजन क्या है, डिजिटल इंडिया बिल क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे. देन वील मूव टू रेड मैटर. अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक नया सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया है जिसका नाम दिया गया है रेड मैटर. अब सुपर कंडक्टर की खास बात क्या है, देखो इलेक्ट्रिसिटी अभी कंडक्ट की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है थ्रू कॉपर वायर, स्टील वायर्स, है ना. पर ये जो कॉपर वायर्स होती हैं इसमें कुछ रेजिस्टेंस होती हैं जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है. इसीलिए कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर इट्स नॉट अ सुपर कंडक्टर. क्योंकि सुपर कंडक्टर और कॉपर में क्या फर्क है, सुपर कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो उसमें जीरो या नियर जीरो एनर्जी लॉस होता है क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती. नाउ अगर ये सुपर कंडक्टर्स को हम अच्छे से यूज करने लग जाएं तो एनर्जी वेस्टेज, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिट करते हैं उसमें जो वेस्टेज होती है वो रुक जाएगी, राइट. तो इसीलिए ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है. हम बात करेंगे क्या है ये सुपर कंडक्टर्स, क्या होते हैं, रेड मैटर क्या होता है, वगैरह वगैरह. देन वील मूव ऑन टू हाइपरसोनिक मिसाइल्स. अभी रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पे मिसाइल अटैक किया है और उसने यूज की हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स. तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या हैं और डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ मिसाइल्स क्या होती हैं, राइट. देन विल मूव ऑन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज आर्टिकल आया था द हिंदू में. तो उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस बताया है, राइट. तो बस वो डिफरेंस ही हमने कवर करना है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक नहीं करेंगे. बस डिफरेंस बिटवीन जनरल इंटेलिजेंस एंड नैरो इंटेलिजेंस बस यही करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है, तो ये हम कवर करेंगे. देन वील टॉक अबाउट लूनर टाइम जोन. बात चल रही है कि मून का अपना ही आपको टाइम जोन बनाना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत सारे मिशंस जा रहे हैं मून पे. हर कंट्री अपना मिशन भेज रही है, अपने लोग भी भेजेगी, तो मून के लिए आपको अलग टाइम जोन बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रेजेंटली जो टाइम यूज होता है मून पे वो उस कंट्री से रिलेटेड होता है जिसने अर्थ पे मिशन भेजा है. तो मान लो यूरोपियन यूनियन ने कोई मून पे मिशन भेजा है तो मून पे वो वही टाइम यूज करेंगे जो यूरोप में चल रहा है. इंडिया वाले इंडिया का टाइम यूज करेंगे. तो इसीलिए इससे बहुत कंफ्यूजन हो सकती है अगर डिफरेंट मिशंस मून पे ही कम्युनिकेट करना चाहें. इसीलिए एक अलग टाइम जोन की बात चल रही है. तो ये छोटी सी न्यूज है, उसे हम कवर कर लेंगे. वैसे मैंने कवर ही कर दिया एक तरह से, पर फिर भी हम देख लेंगे. देन आप सब जानते हो H3N2 आउटब्रेक हो चुका है. एक कर्नाटका में डेथ हो चुकी है, इससे एक हरियाणा में डेथ हो चुकी है. अब ये नया आउटब्रेक या एपिडेमिक जैसी चीज क्या है, H3N2 वायरस, जिससे डिजीजेस हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे. देन विल टॉक अबाउट सुपर एसिड्स, खासकर लुइस एसिड्स या लुइस सुपर एसिड्स. ये जनरल साइंस का टॉपिक है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है. इसको हम डिटेल में देखेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल एंड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSAM मिसाइल. ठीक है, ये अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट कराया और सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है इसका, इसीलिए ब्रीफ में इसके बारे में बात करेंगे. ऑलराइट, तो आज टॉपिक्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है
पर ये एक एक टॉपिक ना छोटा छोटा टॉपिक है, तो हम ब्रीफ में एक एक टॉपिक को करेंगे अच्छे से कवर, और जो जो इससे रिलेटेड आपको नोट्स मिलेंगे प्लीज उन्हें ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इन टॉपिक से एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं और आपके इस बार के प्रीलिम्स में आ सकते हैं. सो मेक श्योर यू रीड द नोट्स केयरफुली दैट आर अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ऑलराइट, चलो फिर विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद डिजिटल इंडिया बिल सेफ हार्बर क्लॉज. अब ये न्यूज में क्यों था वो बात करते हैं. The Union Government has formally outlined the Digital India Bill 2023. यूनियन गवर्नमेंट ने ये नया बिल बना दिया है. अभी इसकी डिटेल्स रिलीज नहीं की हैं, अभी स्पेकुलेशन ही लगाई जा रही है कि इसमें क्या क्या हो सकता है. पर एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये बिल बना दिया है. और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अभी तक जो पूरा डिजिटल स्पेस है उसे रेगुलेट करता था आईटी एक्ट, और आईटी एक्ट के तहत बने बहुत सारे रूल्स. राइट, अब इसे रिप्लेस करने के लिए डिजिटल इंडिया बिल बनाया जा रहा है, विच इज ब्रॉड ओवरहॉल ऑफ द डेकेड्स ओल्ड आईटी एक्ट 2000. क्लियर? नाउ एक ना प्रोविजन होता है विच इज नोन एज सेफ हार्बर. नाउ सेफ हार्बर को इंक्लूड किया जाएगा इस नए बिल में. मैं बताऊंगा सेफ हार्बर क्या है, पर सेफ हार्बर क्लॉज है, एक प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल लैंडस्केप जो इंक्लूड किया जाएगा इस बिल में, और अभी इंक्लूडेड है ऑलरेडी आईटी एक्ट. देखो, आईटी एक्ट के तहत सरकार ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, जैसे आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स जो 2021 में बनाए थे, उसमें सेफ हार्बर का प्रोविजन डाला हुआ था. अब सरकार सोच रही है कि आईटी एक्ट को ही रिप्लेस करना है, तो ये जो सेफ हार्बर है इसके लिए नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, और वो नई जगह इस बिल में आएगी. ठीक है, तो अभी तक तो यही चल रहा था कि सेफ हार्बर का जो प्रोविजन है, जो इन रूल्स के अंडर अभी चल रहा था इंडिया में, उसे अब डिजिटल इंडिया बिल में इंक्लूड कर दिया जाएगा. पर सरकार के कुछ मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स की तरफ से एक आवाज निकल रही है, कुछ बयान निकल रहे हैं, और वो बयान क्या कहते हैं कि शायद हम सेफ हार्बर रूल्स को खत्म ही कर दें, हम ना इंक्लूड करें इसे डिजिटल इंडिया बिल में. Government of India is reconsidering the proposition that safe harbor should be included in Digital India Bill. Now, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि सेफ हार्बर क्या है, सेफ हार्बर रूल्स क्या हैं, क्योंकि तभी तो हम इस कंट्रोवर्सी को समझ पाएंगे. सरकार की तरफ से ये जो बयान आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, खासकर सोशल मीडिया कंपनीज की तरफ से. वो कह रही हैं कि अगर सरकार सेफ हार्बर नहीं लेके आती इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब हो जाएगा फॉर सोशल मीडिया कंपनीज. तो अब हम जानते हैं कि सेफ हार्बर रूल्स क्या हैं. बड़ा सिंपल है. सेफ हार्बर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट इज लीगल इम्यूनिटी दैट ऑनलाइन इंटरमीडियरीज enjoy against content posted by users on their platforms. देखो, बड़ा सिंपल सा है. देखो, मान लो मेरा फेसबुक है, मैं मार्क जकरबर्ग हूं, ठीक है, मैं फेसबुक चला रहा हूं. अब फेसबुक में क्या है, जितने भी फेसबुक के यूजर्स हैं वो अपनी तरफ से कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन. अब मान लो फेसबुक का कोई यूजर है जिसने इलीगल कंटेंट पब्लिश कर दिया है फेसबुक की वेबसाइट पे. अब इसकी गलती हम फेसबुक पे ठहराएंगे या उस इंसान पे ठहराएंगे? देखो, वेबसाइट तो फेसबुक की है, प्लेटफॉर्म भी फेसबुक का है, उस पे किसी इंसान ने, किसी मनचले ने अपना इलीगल कंटेंट पोस्ट कर दिया, तो गलती किसकी है? नाउ आईटी एक्ट के तहत या सेफ हार्बर प्रोविजन के तहत सरकार ने इम्यूनिटी दी हुई है फेसबुक को, कि फेसबुक पे अगर कोई यूजर्स ऐसा इलीगल कंटेंट पोस्ट कर देते हैं तो उसकी पेनल्टी फेसबुक को नहीं लगेगी, उस यूजर को लगेगी. ये लीगल इम्यूनिटी जो दी जाती है प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो गूगल हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये सारे जो जिनके यूजर्स कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, ये जो लीगल इम्यूनिटी इन्हें दी जाती है कि आपकी गलती नहीं है कि आपके यूजर्स कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेफ हार्बर इम्यूनिटी. ठीक है, प्रोवाइडेड, भारत सरकार ने कहा है कि आपको ये सेफ हार्बर इम्यूनिटी मिल जाएगी प्रोवाइडेड जो जो रूल्स हम दे रहे हैं वो आप फॉलो कर रहे हो, और कभी सरकार को कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और आपके लिए ऑर्डर पास किया जाता है, आप उन ऑर्डर से कंप्लाई करते हो. ठीक है, जैसे कि मान लो हमें पता चलता है कि ट्विटर पे इंडिया में कोई टेररिस्ट कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहा है और यंग बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो सरकार ट्विटर को बोलेगी कि आप इसका अकाउंट ब्लॉक कर दो, तो ट्विटर को वो करना पड़ेगा. प्रोवाइडेड आप यही सब कर रहे हो तो आप पे सेफ हार्बर की इम्यूनिटी है.
This is available as long as these platforms abide by certain due diligence requirements such as censoring content when asked by the government or courts. इंडिया के कोर्ट सिस्टम, इंडिया के कोर्ट्स या भारतीय सरकार अगर इन्हें बोलती है किसी कंटेंट को ब्लॉक करो, कुछ करो, सेंसर करो, तो इन्हें करना पड़ेगा। तो इन पे सेफ हार्बर, इनको सेफ हार्बर की फैसिलिटी मिल जाएगी। Alright. Now, it is a crucial tenet for ensuring free speech on the internet since platforms only have to act on speech that is deemed illegal. Now, ये प्रोविजन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सोशल मीडिया कंपनीज के लिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया कंपनीज हम सबको, हम सारे सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रही हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं। अब ये नहीं चाहती कि इन पे कोई पेनल्टी लगे, ये सोशल मीडिया कंपनीज नहीं चाहती कि कोई भी कुछ भी पोस्ट कर रहा है तो इन पे कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए इनके लिए, इनके फंक्शनिंग के लिए ये सेफ हार्बर प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। पर अब भारत सरकार अगर कह रही है कि हम ये नहीं देंगे तो इनको तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। नाउ यही है सेफ हार्बर प्रोविजन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट बात मैंने आपको बताई थी डिजिटल इंडिया बिल की। ना डिजिटल इंडिया बिल है क्या, उसकी डिटेल्स अभी तक गवर्नमेंट ने दी नहीं है। अभी रिसेंटली बात चली है कि हमने फाइनलाइज कर लिया और हम इसे रिलीज करने वाले हैं, तो इसके फीचर्स हमें नहीं पता है। पर जो जो इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमें पता है एक बारी वो देख लेते हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया बिल हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल इंडिया बिल, नीड फॉर दिस एक्ट, इस नए बिल की रिक्वायरमेंट क्यों है, इस नए लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों है? आईटी एक्ट 2000 अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्या? क्यों चाहिए हमें ये नया लॉ? क्लियर? सिंस द आईटी एक्ट ऑफ 2000 was enacted, there have been many revisions and amendments to this act in attempts to define the digital space in which it regulates while trying to put more emphasis on data handling policies. देखो, जिस जमाने में आईटी एक्ट आया था उसके हिसाब से आज से 22-23 साल पहले आईटी एक्ट आया था, उसके हिसाब से तो डिजिटल लैंडस्केप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो इस नए जमाने के डिजिटल लैंडस्केप को रेगुलेट करने के लिए बार बार अमेंडमेंट करनी पड़ रही है आईटी एक्ट को। तो इसीलिए सरकार ने सोचा क्यों ना पूरा रिप्लेस कर दे और नया लॉ ले आए। However, because the IT Act was originally designed only to protect e-commerce transactions and define cybercrime offenses, it did not deal with the nuances of the current cybersecurity landscape adequately, nor did it address data privacy rights. उस जमाने में कॉन्सेप्ट ही नहीं था डेटा प्राइवेसी का। उस जमाने में सोशल मीडिया कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं आई थी। उस जमाने में बस साइबर क्राइम का चल रहा था कि ठीक है कोई फ्रॉड वगैरह कर देता है या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस फेयर हों, उसको रेगुलेट करने के लिए आया था। ये तो बाद में जब नई नई कंपनीज आने लगी आपको बार बार अमेंडमेंट करनी पड़ी और अब धीरे धीरे और चेंज होता जा रहा है। अब तो हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 आ जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है इंटरनेट में, तो उसको रेगुलेट करने के लिए नया हिसाब का बिल चाहिए, आपको लॉ चाहिए, इसलिए लेके आ रहे हो आप। Without a complete replacement of the governing digital laws, the IT Act would fail to keep up with the growing sophistication and rate of cyber attacks. ठीक है, तो ये जो नया जमाना आ रहा है इंटरनेट का, उसमें नए टाइप के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, वो तो सोचा ही नहीं था 2000 में आईटी एक्ट ने, तो इसीलिए नया लॉ चाहिए। The new Digital India Act envisages to act as catalysts for Indian economy by enabling more innovation, more startups, and at the same time protect the citizens of India in terms of safety, trust and accountability. तो इस एक्ट के तहत आप दो चीजें करना चाह रहे हो। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हो आप इंटरनेट कंपनीज की, कि इनके लिए मोर फ्री इंटरनेट हो, ज्यादा इनोवेशन करें, नए नए स्टार्टअप्स आए, तो आपको एक ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो रहा है इंटरनेट कंपनीज के लिए। पर साथ ही साथ जो नए टाइप के साइबर क्राइम्स आ रहे हैं, डेटा प्राइवेसी को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको कुछ लॉ बनाना पड़ेगा तो प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट न्यू टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। ये भी इसका एक एम है। तो ये दो मेजर एम्स हैं, इंटरनेट कंपनीज के लिए बेहतर एनवायरनमेंट बनाना और सिटीजन्स के लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाना इंटरनेट को। यही है चाहत या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया एक्ट। बस दैट्स इट। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड रेड मैटर। नाउ रेड मैटर क्या है? ये एक तरह का सुपर कंडक्टर है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। देखो, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। एक तो होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं कर सकता। जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी हो गई, कहते हैं ना कि कोई किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसको वुड दे दो, या जहां पे करंट पास कर रहा है आप वुड से या रबर से पकड़ते हो, या रबर की चप्पलें पहनते हो स्विच को टच करने से पहले, तो आप बचे रह जाते हो। क्यों? क्योंकि रबर से, वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन आती है बात गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होंगे? जिनमें से करंट अच्छे से पास कर जाता है, जैसे कि कॉपर हो गया, स्टील हो गया, जितने भी तकरीबन मेटल्स हो गए, दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से करंट पास कर जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि चाहे जितना मर्जी गुड कंडक्टर हो, उसमें करंट को पास करने के लिए थोड़ी सी तो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, करंट बहुत फ्री फ्लोइंगली पास नहीं करता है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है ना। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए करंट को मतलब एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, राइट? हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाता है। तो बिकॉज चाहे जितना मर्जी गुड कंडक्टर हो, उसमें रेजिस्टेंस होगी, इसी वजह से एनर्जी जब आप ट्रांसमिट करते हो कॉपर वायर्स के थ्रू, तो उसमें एनर्जी वेस्टेज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्टेज होती है, राइट? ये हमारे घर तक भी जो बिजली आ रही है वो कॉपर वायर्स के थ्रू आ रही है, उसमें भी एनर्जी वेस्टेज होती है। जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पावर प्लांट्स में, उतनी नहीं पहुंचती घरों तक, बिजनेसेस तक, फैक्ट्रीज तक, क्योंकि रास्ते में कई वेस्ट हो जाती हैं। बिकॉज गुड कंडक्टर्स भी थोड़ी सी इलेक्ट्रिक वेस्टेज तो करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्टेज। नाउ कॉन्सेप्ट है सुपर कंडक्टर्स का। सुपर कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स हैं जिनमें ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस है, इसीलिए ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी वेस्टेज है। तो ऑलमोस्ट जितनी एनर्जी आप पावर प्लांट्स में प्रोड्यूस कर रहे हो, उतनी ही आप डेस्टिनेशन तक पहुंचा पा रहे हो, कोई वेस्टेज नहीं हो रही। और एनर्जी की वेस्टेज नहीं होगी तो बेटर होगा, क्योंकि अभी डिमांड तो एनर्जी की बढ़ती जा रही है, पर सप्लाई बढ़ती नहीं जा रही है, और एनर्जी साथ साथ वेस्ट भी हो रही है। तो बेटर है ना कि एक तो हम सप्लाई बढ़ा दें और वेस्टेज कम कर दें। तो सुपर कंडक्टर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। और सुपर कंडक्टर्स ऐसा नहीं है पहले डिस्कवर नहीं हुए हुए, फिर सुपर कंडक्टर्स को हम आज के जमाने में यूज क्यों नहीं करते फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्यों नहीं करते? अगर हमें पता है इससे कोई एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी, फिर भी हम कॉपर क्यों यूज कर रहे हैं? वेल, इसका सिंपल आंसर है कि सुपर कंडक्टर्स काम करते हैं, वो ये जो मटेरियल्स हैं जो सुपर कंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, ये एक्सट्रीमली ठंडे टेम्परेचर्स में काम करते हैं, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जब कोई भी मटेरियल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल, ठीक है, तब वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। अब पूरी दुनिया में ट्रांसमिशन लाइंस आपने बिछाई हुई हैं, वहां 0 डिग्री से कम का टेम्परेचर आप कैसे इंश्योर कर सकते हो, राइट? इसीलिए सुपर कंडक्टर सिर्फ लैब्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही एग्जिस्ट करते हैं, इनका कमर्शियल रोल आउट नहीं हो पाया, और आज भी हम गुड कंडक्टर्स ही यूज कर रहे हैं। पर एक नया ब्रेक थ्रू हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रेड मैटर, जिससे ये चीज चेंज हो सकती है और फ्यूचर में हम इनकी जगह इनको यूज कर सकते हैं। अब ये न्यूज क्या है? US scientists say they have produced the first commercially accessible material that eliminates the loss of energy as electricity moves along a wire. A breakthrough that could mean longer lasting batteries, more efficient power grids and improved high speed trains. क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी हैं, उसमें भी ट्रांसमिशन चलता है। A group of researchers at the University of Rochester report that they have created a new superconductor that can operate at room temperature. मैंने बताया था ना, सुपर कंडक्टर्स या वो मटेरियल्स जो सुपर कंडक्टिविटी पोजेस करते हैं, वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे पोजेस करते हैं। इन्होंने दिखा दिया कि रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है, ठीक है। अब इन्होंने ना इसके लिए एक नया सुपर कंडक्टिंग मटेरियल ढूंढा है जो रूम टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, और उसका नाम इन्होंने रख दिया है रेड मैटर। ये रेड मैटर ऐसा सुपर कंडक्टर है जो रूम टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी पोजेस करता है। इट इज अ वेरी बिग डिस्कवरी, और इसे हम यूज कर सकते हैं बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशंस में, राइट? तो यहां पे दिया हुआ है सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। सुपर कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस। Unlike the more familiar conductors such as copper or steel, a superconductor can carry a current indefinitely without losing any energy. Resistance ही नहीं है क्योंकि। Superconductivity was discovered in 1911 by Heikki Kamerlingh Onnes. इनका नाम याद रखना इन साइंटिस्ट का, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो HK Onnes।
याद रखना, सुपर कंडक्टिविटी एज अ फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड इन 1911 बाय H.K. Onnes, who studied the resistance of solid mercury at cryogenic temperatures. Cryogenic temperatures मतलब extremely low temperatures. तो मर्करी को इन्होंने स्टडी किया था यूजिंग द रिसेंटली डिस्कवर्ड लिक्विड हीलियम गैस एज रेफ्रिजरेंट. नाउ मर्करी को इन्होंने ठंडा कैसे किया बहुत ज्यादा? बाय यूजिंग लिक्विड हीलियम एज रेफ्रिजरेंट, के ठंडा कर दे मर्करी को. और उसमें इन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस है ही नहीं मर्करी में एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स. तो इन्होंने हाइपोथेसिस पेश किया कि सुपर कंडक्टिविटी भी एक फिनोमेना है. ठीक है. Materials that can conduct electric currents without any loss, so-called superconductors, have been wildly impractical. अभी तक impractical हैं क्योंकि extremely ठंडा करना पड़ता है उन्हें. Because they typically need to be extremely cool to around -320 degree Fahrenheit, -320 degrees, and subjected to extreme pressure work. Superconductors also expel magnetic field as they transition to the superconducting state. Meissner effect कहते हैं. जब आप किसी मटेरियल को एक्सट्रीमली ठंडा कर देते हो और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो और वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, उस समय वो मैग्नेटिज्म भी एग्जिबिट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी देता है, निकालता है. तो इस इफेक्ट को कहते हैं माइजनर इफेक्ट. ये याद रखना इसका नाम. पता है क्यों? क्योंकि पूछ सकते हैं एमसीक्यू में. और याद रखने के लिए बस याद रखना कि सुपर कंडक्टर्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रीमली ठंडे टेम्परेचर्स में आप निकालते हो, वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इमिट करते हैं. इस फिनोमेना को माइजनर इफेक्ट कहते हैं. क्लियर? नाउ डिस्कवरी क्या हुई है? न्यू सुपर कंडक्टर मटीरियल. यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर ने क्या ढूंढा है? ये जो नया मटेरियल है जिसको रेड मैटर कहा जाता है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ल्यूटियम, अ रेयर अर्थ मेटल, विद हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. It is named red matter after observing how the material's hue changed from blue to pink to red as it got compressed. तो ये मटेरियल जब सुपर कंडक्टिविटी शो करता है तो ये रेड कलर का हो जाता है. It can operate at room temperatures 21 degrees Celsius and much lower pressure 10,000 atmospheric pressure than previously discovered superconducting materials. Now इससे बहुत सारी एप्लीकेशंस निकल सकती हैं क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस कम कर सकते हो. ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट न्यूज आइटम पे हम आ जाते हैं, विच इज रशिया ने जो अटैक करा है यूक्रेन पे यूजिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. पहले देख लेते हैं व्हाट इज इन द न्यूज. रशिया ऑन थर्सडे unleashed its biggest aerial strike against Ukraine in weeks, hitting critical infrastructure or residential buildings in 10 regions and killing at least 9 people. Among a varied range of powerful missiles launched by Moscow, there were 6 hypersonic missiles known as Kinzhals or daggers. तो रशिया की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके ये नाम है किंजाल और डैगर, that the Ukrainian defense forces failed to intercept and shoot down. ठीक है, नाउ ये तो आपने न्यूज में देख लिया. अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती क्या है ना. देखो मिसाइल्स जो है ना उनकी स्पीड के बेसिस पे आप उन्हें क्लासिफाई कर देते हो 3 पार्ट्स में. और ये चीज जेट्स के साथ भी चलती है, जो जेट होते हैं एयरप्लेन्स वगैरह. एक होती हैं सबसोनिक मिसाइल्स, एक होती हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स और एक होती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स. ठीक है, अब सबसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स हैं जिनकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम है. सुपरसोनिक वो हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है, और हाइपरसोनिक वो हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा है, वो हाइपरसोनिक है. अब साउंड की स्पीड हम मेजर कैसे करते हैं? माक नंबर यूज करते हैं हम, MACH. Mach 1 is the speed of sound. Mach 2 is twice the speed of sound. Mach 3 is thrice the speed of sound, 3 times the speed of sound. Same 4, 5, 6. जो नंबर होगा मार्क के आगे दैट मीन्स उतने टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है. तो मार्क 6 का मतलब 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, अब अगर कोई मिसाइल की स्पीड मार्क 1 से कम है तो उसे हम कहेंगे सबसोनिक. ठीक है, साउंड की स्पीड से कम है. किसी मिसाइल की स्पीड मार्क 1 से लेके मार्क 5 तक है तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक, मार्क 1 से लेके मार्क 5 तक. और अगर किसी मिसाइल की स्पीड मोर देन मार्क 5 है, यानी कि 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है, उसे हम कहेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स. ठीक है, नाउ हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्यों डेंजरस हैं ज्यादा?
देखो बहुत सारी कंट्रीज ने मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं और बहुत सारी कंट्रीज ने ना मिसाइल्स के खिलाफ डिफेंस भी बना लिया है, राइट, डिस्कवर कर लिया है कि जितनी भी स्लो मूविंग मिसाइल्स हैं वो अगर आ रही हैं तो उनको आप हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं और ये तकरीबन बहुत सारी कंट्रीज के पास है तो नहीं, पर कुछ कुछ कंट्रीज ने बना लिया और बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो स्लो मूविंग जो मिसाइल्स हैं, इवन सुपरसोनिक मिसाइल्स, वो भी इंटरसेप्ट की जा सकती हैं, पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए यूक्रेन कर नहीं पाया। किंजाल और डैगर का जो अटैक हुआ, यूक्रेन ने उसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे यूक्रेन वाले, क्योंकि उनकी स्पीड ही हाइपरसोनिक थी और वो अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर पाए, क्योंकि बहुत फास्ट हैं ये, राइट ना। ये तो न्यूज में था और ये आपको पता चल गया, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब इंपॉर्टेंट क्या है, और मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में जानकारी, क्योंकि सवाल इसमें से आ सकता है, राइट। सो व्हाट आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स? A hypersonic missile such as Kinzhal is capable of flying at least at the speed of Mach 5 times the speed of sound, and is maneuverable. ट्रेजेक्ट्री के बीच में, रास्ते में ही अपने आप अपना पाथ चेंज कर सकती है। The maneuverability of hypersonic missile is what differentiates it from a ballistic missile, as the latter follows a set course or a ballistic trajectory. मैं बताऊंगा ballistic missile क्या है। This makes them extremely lethal because by the time they are detected by ground-based radars, जब तक यूक्रेन वाले इसे डिटेक्ट करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो अपने टारगेट को हिट कर चुकी होंगी। बहुत फास्ट हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स। नाउ हाइपरसोनिक मिसाइल्स ना दो तरीके की हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। नाउ इन दोनों को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए दो और टर्म्स, और वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मिसाइल्स जो होती है ना वो दो तरीके की होती हैं, वैसे तो तीन तरीके की होती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक होती हैं क्रूज मिसाइल्स और एक होती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल्स पता कैसी होती हैं? जो ना आप जैसे इसरो अपना रॉकेट नहीं छोड़ता स्पेस में, वैसे आप अटैक करते हो। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होंगी? लॉन्च होंगी, एक पैराबोला बनाएंगी और टारगेट को हिट करेंगी, ऐसे जाएंगी, यहां से लेके यहां तक कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी और ऐसे हिट करेंगी अपने टारगेट को। ठीक है, तो ये लॉन्च होंगी, एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगी, फिर एटमॉस्फेयर में री एंटर करेंगी और टारगेट को हिट करेंगी। ठीक है, ये होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। और बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रोपेल करने के लिए आपको चाहिए होता है रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन इन्हें बाहर निकाल देता है एटमॉस्फेयर से, फिर ये एटमॉस्फेयर में री एंटर करती हैं और टारगेट को हिट कर देती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स ठीक हैं, बढ़िया है, पर इनकी प्रॉब्लम पता क्या है? एक तो इन्हें रेडार्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर से बाहर हैं तब भी रेडार्स इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, और जब ये री एंटर करेंगी तो रास्ते में ही इन्हें डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ये इनकी प्रॉब्लम है। दूसरी इनकी प्रॉब्लम पता क्या है? एक बार आपने इन्हें लॉन्च कर दिया, उसके बाद आप इनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम है बैलिस्टिक मिसाइल की। याद रखना, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन यूज करती है, रेडार से इजीली डिटेक्टेबल है, इसीलिए इंटरसेप्टेबल है, और मैन्यूवरेबिलिटी इसकी कम है। इनसे बेहतर है क्रूज मिसाइल्स, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स में लगता है जेट इंजन। जो भी आपका जेट्स हैं, जो आपके फाइटर प्लेन्स हैं, उनमें जो इंजन है वही इसमें लगता है। क्रूज मिसाइल ऐसे नहीं जाएंगी, क्रूज मिसाइल ऐसे जाएंगी सीधा और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगी। सीधी सीधी जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, सीधी सीधी जाएंगे जैसे एक एयरप्लेन जाता है, राइट। तो क्रूज मिसाइल ऐसे जाएंगी और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इनकी खास बात क्या है? ये इतना ग्राउंड के क्लोज ट्रैवल करती हैं, ये ऊपर तो है नहीं ज्यादा, ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज ट्रैवल करती हैं, इसीलिए रेडार्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। रेडार्स ऊपर ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर लेंगे, पर ग्राउंड के बहुत क्लोज चल रही है अगर मिसाइल, तो ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करना बाय रेडार्स। तो इक्विपमेंट आ चुकी है ऐसी भी, पर फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरा इनका फायदा क्या है? ये मनूवरेबल है, ये मनूवर कर सकते हैं ऐसे, मतलब जैसे एक बार आपने इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ दिया तो फिर आप इनका पाथ नहीं चेंज कर सकते। क्रूज मिसाइल का कहीं भी चेंज कर दो, जैसे एक एयरक्राफ्ट का कर सकते हो आप, राइट। ये है बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स।
अब आती हैं आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमने देख लिया जो 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स काफी हद तक बैलिस्टिक तरीके से भी छोड़ी जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्रूज के तरीके से भी छोड़ी जा सकती है, जिन्हें हम कहते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, बस ये याद रखना, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो ऑलमोस्ट बैलिस्टिक मिसाइल ही हैं, जिनमें रॉकेट इंजन ही लगता है, पर इनकी स्पीड एक तो बहुत ज्यादा तेज है। दूसरा एक फायदा है, जो ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल है उनका पाथ तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स हैं वो एक बार आप रॉकेट इंजन के थ्रू एटमॉस्फेयर के बाहर फेंक दोगे, फिर उसके बाद जब वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करेंगे वो अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, पूरा मैनूवर कर सकते हैं, इसीलिए इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स कौन सी है? जो बिल्कुल क्रूज मिसाइल्स की तरह चलती हैं, ऐसे ही जाती हैं, बस इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, इन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स कहते हैं। बस यही है। ठीक है, मेक सेंस? बस याद रखना, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं, ग्लाइड में रॉकेट इंजन, इसमें जेट इंजन ही है। दूसरा, दोनों को ही डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तीसरा, दोनों मनूवर कर सकते हैं रास्ते में ही। ठीक है, बस दैट्स इट। क्लियर? यही हमें जानना था। अब किंजल के बारे में, जो रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं कि इसकी स्पीड माक 10 तक जा सकती है और रेंज बहुत ज्यादा है, और मिग 31 से भी आप इसे छोड़ सकते हो। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं, वो आप देख लेना। बस दैट्स इट। किंजल के बारे में बताया, जिससे अटैक करा अभी यूक्रेन में। क्लियर? मेक सेंस? चलो, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, विच इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम अपने पिछले करंट अफेयर्स में बहुत बातचीत कर चुके हैं, चैट जीपीटी के बारे में भी अच्छी खासी बात कर चुके हैं। आज जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूंगा ना, वो सिंपल, बस थोड़ा सा नैरो फोकस ही रखूंगा उसका, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में ये डिस्कस हुई थी, है ना। बस उन पे हम फोकस रखेंगे, पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं करें। देखो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसको अभी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे अभी बस रिसर्च हो रही है, ये अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही, अभी रिसर्च पे ही है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस आई नहीं है। और दूसरा है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस से रिलेटेड चैट जीपीटी आ चुका है, बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की एप्लीकेशंस है जो इसके अंडर हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अभी। ठीक है, अब फर्क क्या है इन दोनों में, बस ब्रीफली मैं बता देता हूं, फिर नोट्स में जो आपके लिखा होगा वो हम पढ़ लेंगे ध्यान से। देखो, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ना एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जो भी एआई से रिलेटेड डूम्सडे थ्योरीज नहीं होती कि यार एक दिन एआई ऐसा आएगा जो पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसी मशीन्स आ जाएंगी जो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देंगी, वो सारी चीजें ना इससे रिलेटेड हैं। क्योंकि एआई जनरल इंटेलिजेंस वाली मशीन पता कैसी होगी, वो सारे काम कर सकती है ह्यूमन से बेटर और ह्यूमंस की तरह। देखो, अभी हम चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो वो एआई ही है, पर वो सिर्फ चैटिंग कर सकता है। अगर हम डैली वगैरह की बात करें तो वो सिर्फ पेंटिंग बना सकते हैं। तो जितनी भी अभी तक एआई की एप्लीकेशंस हैं, उनका बस नैरो स्फीयर ऑफ एक्सपर्टीज है, उस पर्टिकुलर जोन में ही वो एआई की तरह काम कर रहे हैं, है ना। चैट जीपीटी सिर्फ चैट कर सकता है, गूगल सर्च इंजन सिर्फ सर्च ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, बस यही है इनका एक छोटा सा एरिया ऑफ फोकस है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मशीन अगर आ गई तो उसका सारे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज होंगे, वो सब कुछ कर सकता है, और जिस दिन ये बन गया तो ऑब्वियस सी बात है ये ह्यूमंस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इससे डरते हैं लोग, पर ऐसा नहीं है, इस पे काम नहीं हो रहा है। तो अभी तक जो एआई आ चुका है वो नैरो इंटेलिजेंस का है, पर ये अभी रिसर्च में चल रहा है कि एक ऐसी मशीन जो सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह और ह्यूमन से बेटर, वो है जनरल इंटेलिजेंस। एक तरह से ये भी कहते हैं कि अगर आपने ये मशीन बना दी तो उसमें कॉन्शियसनेस भी आ जाएगी। कॉन्शियसनेस अगर आ गई तो बस फिर वो तो एक और ह्यूमन बीइंग है, आत्मा ही आ गई उसमें, उस मशीन में, वैसी सी बात है। खैर, दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज। ठीक है, उसको अब डिटेल में देख लेते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के क्या फीचर्स हैं?
designed to perform a wide variety of intellectual tasks without human intervention. It works on unsupervised learning approach. देखो AI में ना दो तरह की अप्रोच है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आप एक जैसे चैट जीपीटी है, उसे ट्रेन करने के लिए एक डेटा देते हो उसे कि इससे सीख ले कि ह्यूमंस कैसे जवाब देते हैं, राइट? उसे सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं. अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होगी, आप कोई डेटा नहीं दे रहे हो, वो अपने आप ही सीख रहा है, ठीक है? वो मशीन अपने आप ही सीख रही है, अनसुपरवाइज लर्निंग. तो जनरल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली अनसुपरवाइज लर्निंग पे ही चलती है. Means that AI system can learn from data without being explicitly programmed to do so. It continues to learn and make decisions that even its creators cannot possibly predict. तो अगर जिस क्रिएटर ने इस मशीन को बना दिया, उसके बाद ये मशीन कैसे काम करेगी उस क्रिएटर को भी नहीं पता, ठीक है? In the realm of theoretical research and development, अब ये theoretical concept ही है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है. प्रैक्टिकल ये हो चुका है, ठीक है? Designed to perform a single or narrow set of related tasks, not necessarily capable of reasoning or learning in the way that humans do. सिर्फ अपना एक जोन में ही एक्टिव हैं ये. Typically trained using machine learning algorithms such as supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning. इसको जानने की आपको जरूरत नहीं है. Supervised, unsupervised दोनों इसमें काम करती हैं. जैसे Google सर्च इंजन है ना, वो काफी हद तक अनसुपरवाइज लर्निंग पे चलते हैं, पर उनका नैरो जोन ही है, सर्च इंजन ही है. Widespread use in variety of industries and applications, जैसे कि चैट जीपीटी एक इसका एग्जाम्पल है. क्लियर? बस यही, इसमें बस यही कवर करना था कि जनरल इंटेलिजेंस क्या है, नैरो इंटेलिजेंस क्या है, बस दैट्स इट. और हमने कुछ नहीं करना आज के लेक्चर में. वैसे एआई रिलेटेड हमने बहुत बात पहले पिछले करंट अफेयर्स में की हुई है, और एआई रिलेटेड बात हमने अपने स्टैटिक साइंस एंड टेक के लेक्चर्स में भी की हुई है. क्लियर? आज बस इधर तक ही फोकस रखेंगे. चलो, नाउ विल टॉक अबाउट लूनर टाइम जोन. वेल, ये जितना मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी इंट्रोडक्शन में ना, उतनी ही चाहिए. देखो, मून के लिए आपको एक अलग टाइम जोन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हो क्या गया है, मून पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना मिशन भेजा हुआ है, नासा ने अपने मिशन भेजे हुए हैं, चाइना अपने मिशन भेज रहा है, इसरो अपने मिशन भेज रहा है. कल को मून पे डिफरेंट स्पेस एजेंसीज के मिशन होंगे. अब इन लोगों ने आपस में कम्युनिकेट भी करना होगा, मून पे होगा, क्योंकि अगर हर जगह पे डिफरेंट कंट्रीज के मिशंस हैं, वो आपस में भी कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट, कोलैबोरेट कर सकते हैं. प्रॉब्लम इज कि कम्युनिकेशन के लिए आपको टाइम की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइम पे क्या भेजा है. टाइम रिलेटेड जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए. द थिंग इज कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी मून पे भी वही टाइम फॉलो करती है जो यूरोप अर्थ पे करता है, ठीक है? अमेरिका, नासा के जो मिशंस होंगे मून पे, वो वही टाइम यूज कर रहे होंगे जो अमेरिका में टाइम चल रहा है. सेम गोज फॉर इंडिया, ठीक है? अब हम जानते हैं कि अमेरिका का टाइम, नासा, यूरोप का टाइम, इंडिया का टाइम सब डिफरेंट है, राइट? इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में. इसीलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है कि आप मून का एक अपना टाइम सिस्टम बना दो, मून पे अपने हिसाब से एटॉमिक क्लॉक्स लगा दो, जिसमें मून का अपना ही टाइम होगा, राइट? तो इसकी बात चल रही है लूनर टाइम जोन की. बस यही है न्यूज में, यही है, ठीक है? दैट्स इट. चलो, अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम कॉल्ड H3N2 आउटब्रेक. अब H3N2 आउटब्रेक क्या है? ये नया टाइप का वायरस है. जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे वायरसेस होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं बर्ड फ्लू H5N1, हम कहते हैं स्वाइन फ्लू H1N1, है ना? वैसे ही बहुत सारे वायरसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें डिफरेंट H और N के कॉम्बिनेशंस हैं. उसमें से एक आ गया है H3N2. अच्छा, ये जो सारे वायरसेस है ना जिसमें H और N के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगते हैं, इन सबको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, क्योंकि ये सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करते हैं और फ्लू लाइक सिम्टम्स देते हैं. तो जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरसेस है ना, सबकी डिस्क्रिप्शन ऐसे ही HN की होगी. कभी H पे डिफरेंट नंबर होगा, N पे डिफरेंट नंबर होगा, कभी कोई और नंबर होगा, ऐसे ही क्लासिफिकेशन होती है. अभी न्यूज में ये बहुत पॉपुलर चल रहा है. ये एक टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसका H3 है और N2 है, और इसकी वजह से 2 जगह डेथ्स हो चुकी हैं इंडिया में, एक कर्नाटका में, एक आपके हरियाणा में. तो इसीलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो पहले न्यूज में देख लेते हैं क्या है, फिर मैं ये H और N की बात करूंगा.
Across India, an outbreak of respiratory illnesses with symptoms of cold, sore throat, and fever accompanied by fatigue has been observed since late December. On March 4th, ICMR, India की medical research, Apex Medical Research Organization, confirmed that influenza subtype, अब मैंने बताया ना, ये H और N वाले सारे influenza viruses हैं. इसकी एक subtype है H3N2 has been causing this illness. In the first 9 weeks of 2023, cases of H3N2 have been rising according to ICMR data. Since December 15, this virus has been dominating the circulation scene या dominating one circulating. ठीक है? Now, ये H3N2 वायरस क्या है? पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे H और N वाले वायरसेस होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरसेस. और इनकी ना बहुत सारी टाइप्स होती है. इन्फ्लुएंजा वायरस A, B, C, D, 4 टाइप्स के होते हैं. तो ये जो आपका H3N2 है ना, ये टाइप A है. ठीक है. अच्छा, जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं सबका ना ऐसे होएगा HXNY. X कुछ भी नंबर हो सकता है, Y कुछ भी नंबर हो सकता है. ठीक है. सारे HN के डिफरेंट नंबर्स के कॉम्बिनेशंस पे बनते हैं. क्यों? क्योंकि H के ना 18 वेरिएशंस हैं. ये X 1 to 18 कुछ भी हो सकता है और N के 11 वेरिएशंस हैं. ठीक है. तो वायरस ऐसे हो सकता है कि H 1 to 18 कुछ भी हो सकता है, N 1 to 11 कुछ भी हो सकता है. तो उसी में से एक H3N2 है. ठीक है. जिसमें H होगा 3 और N होगा 2. तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें H का नंबर 1 to 18 वेरी कर सकता है, N का नंबर 1 to 11 वेरी कर सकता है. क्यों? क्योंकि H जिसे हम कहते हैं बहुत सारे वो हेमाग्लूटिन, H होगा आपका हेमाग्लूटिन नंबर और N होगा न्यूरामिनडेज नंबर. तो न्यूरामिनडेज नंबर 1 से 11 तक वेरी कर सकता है N, हेमाग्लूटिन नंबर 1 से 18 तक वेरी कर सकता है H. तो ऐसे ही डिफरेंट वायरसेस हो सकते हैं जिसमें से बर्ड फ्लू हो जाएगा H5N1, स्वाइन फ्लू हो जाएगा H1N1 और अब ये नया H3N2. Now H3N2 virus is a type of influenza virus called influenza A. टाइप A वायरस है. ये रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, हर साल होता है. This subtype of influenza A virus was discovered in 1968. तो H3N2 डिस्कवर हुआ था 1968 में. बाकी ये चीज मैंने आपको बताई दी है कि H के 1 से 18 तक वेरिएशन है. H को कहते हैं हेमाग्लूटिन नंबर और N के 1 से 11 तक वेरिएशन है जिसे हम कहते हैं न्यूरामिनिडेज नंबर. ठीक है. बस दैट्स इट. अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? वही फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं. कफ, रनी नोज, कंजेस्टेड नोज, सोर थ्रोट, हेडेक्स, बॉडी एक्स, फीवर, चिल्स, फटीग, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस. मेजर ये रेस्पिरेटरी इलनेस है. इसका ट्रीटमेंट क्या है? वायरसेस के कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं होते, मतलब कोई मेडिसिन एग्जिस्ट नहीं करती. बस आपको रेस्ट करना होता है, बॉडीली फ्लूइड्स ठीक करने होते हैं. रेगुलर ओवर द काउंटर मेडिकेशन फॉर फीवर, पैरासिटामोल लेते रहो. कफ और हेडेक के लिए थोड़ा सा पैरासिटामोल अगेन ले लो. और हाँ, आप वैक्सीनेशंस लगवा सकते हो अगेंस्ट फ्लू वायरस जो आपको थोड़ी सी इम्यूनिटी दे दे. बाकी कुछ नहीं होता. कोई जैसे बैक्टीरिया के लिए तो एंटीबायोटिक एग्जिस्ट करते हैं ना, इनके लिए खास कोई एंटीबायोटिक भी नहीं एग्जिस्ट करते. ठीक है जी. चलो, अब हम बात करते हैं लुईस सुपर एसिड्स की. ठीक है. इससे सवाल आ सकता है. ये जो लुईस सुपर एसिड से रिलेटेड रिसर्च हुई है इंडिया में हुई भी नहीं है, पर सुपर एसिड्स पे सवाल आ सकता है, लुईस एसिड्स पे सवाल आ सकता है. ठीक है. इसीलिए बस ये मैं ब्रीफली कवर करूंगा कि ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या है. न्यूज में क्यों थे? रिसर्चर्स एट पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी जर्मनी, जर्मन रिसर्च है वैसे तो ये, have reported being able to make a unique class of catalyst used in chemistry to accelerate reactions. पता है ना आपको कैटलिस्ट क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं, called लुईस सुपर एसिड्स. तो लुईस सुपर एसिड्स इन्होंने ढूंढ लिए हैं. ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट काम कर सकते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, खासकर वो केमिकल रिएक्शंस जो बड़े मुश्किल हैं. जैसे कि आपको पता है दुनिया में प्लास्टिक बहुत ज्यादा, हम पोल्यूशन में बहुत पोल्यूट कर रहे हैं प्लास्टिक के थ्रू, और प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना. हमारे जितने भी ओशंस हैं उनमें प्लास्टिक बॉटल्स पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा आता जा रहा है और प्लास्टिक वेस्ट डिग्रेड होता ही नहीं है, डिग्रेडेबल ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है. अब कहा यह जा रहा है, ये जर्मन यूनिवर्सिटी के लोग कह रहे हैं कि अगर आप लुईस सुपर एसिड्स को एज कैटलिस्ट यूज करो तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है इन्हें भी आप डिग्रेड कर सकते हो और एनवायरनमेंट से हटा सकते हो. तो ये वहां यूज हो सकते हैं. इनकी एप्लीकेशन
एनवायरमेंटल रेमिडिएशन में है। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको रेमिडिएट करने में यूज हो सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो आपको जानना है सुपर एसिड्स क्या होते हैं, दूसरा आपको जानना है लुईस एसिड्स क्या होते हैं। और जब ये दोनों टर्म्स पता चल गई तो आप इजीली समझ पाओगे कि लुईस सुपर एसिड्स क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सुपर एसिड्स क्या है ना। देखो सुपर एसिड्स वो एसिड्स हैं, देखो केमिस्ट्री में ना जो सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूटेड नहीं, एक्वस नहीं, प्योर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। ठीक है, तो जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसे हम सुपर एसिड कहेंगे। ठीक है, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, कोई उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है तो उसे आप सुपर एसिड कह दोगे। नाउ एसिड्स की पावर आप कैसे जज करते हो, मेजर कैसे करते हो कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है ना। तो एसिड्स की पावर आप मेजर करते हो हैमेट एसिडिटी फंक्शन से, जिसे H0 भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये है क्या हैमेट एसिडिटी फंक्शन क्या है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा आपको लॉग टेबल्स भी पता होने चाहिए, लॉगरिथमिक इक्वेशंस वगैरह, उसमें हम नहीं जाएंगे। बस ये याद रखना कि ये जो नंबर होता है हैमेट एसिडिटी फंक्शन, इससे हम मेजर करते हैं किसी एसिड की स्ट्रेंथ। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड का जो हैमेट एसिडिटी फंक्शन है वो है -12। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइनस में नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रांग होता जाएगा। यानी कि अगर कोई एसिड का हैमेट एसिडिटी फंक्शन है -18 तो वो ज्यादा स्ट्रांग है इसके मुकाबले, किसी का -21 है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है इन दोनों के मुकाबले। तो जितना ज्यादा आप माइनस में आगे बढ़ते जाओगे उतना ही ज्यादा एसिड की एसिडिटी बढ़ती जाएगी। राइट, ये बताता है बस हैमेट एसिडिटी फंक्शन। नाउ प्योर सल्फ्यूरिक एसिड का हैमेट एसिडिटी फंक्शन है -12, तो जो सुपर एसिड्स होंगे उनका हैमेट एसिडिटी फंक्शन होगा -13, -14, -15, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बस यही होते हैं आपके सुपर एसिड्स। दो चीजें याद रखनी है, दे आर स्ट्रॉन्गर देन प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 1। दूसरी चीज, देयर हैमेट एसिडिटी फंक्शन इज मोर देन -12, जैसे -13, -14 वगैरह वगैरह। अच्छा, अब हमने सुपर एसिड की डेफिनेशन कर ली। अब देखिए लुईस एसिड कौन से होते हैं। लुईस एसिड इज एनी सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वो एसिड है जो दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और जनरली होता है ये हाइड्रोजन आयन होता है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेके H2O वगैरह ऐसे बना देता है। खैर वो नहीं जाएंगे हम उस पे, बस ये रेडिली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं जनरली एसिड्स का, हर एक एसिड में जो एक एटम होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है। ये वो एसिड्स हैं जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, इन्हें हम कहते हैं लुईस एसिड। ठीक है, अच्छा कुछ होते हैं लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, जब आप लुईस एसिड और लुईस बेस को मिला देते हो, है ना, तो हम कहते हैं ना कि जब एसिड और बेस को मिलाते हो तो सॉल्ट मिलता है आपको, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। लुईस एसिड जो पेयर एक्सेप्ट करेगा और लुईस बेस जो पेयर डोनेट करेगा, ये तो रेडिली मिल जाएंगे क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर देना है। तो ये दोनों जब लुईस एसिड और लुईस बेस मिलते हैं तो ये बनाते हैं लुईस एडक्ट। अब अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो टेंशन ना लो, चांसेस हैं कि नहीं पूछेंगे। मैं तो बस उस पॉसिबिलिटी के लिए ये बता रहा हूं कि व्हाट इफ पूछ लिया जाए, पर ज्यादा से ज्यादा आपसे सवाल पूछेंगे। सुपर एसिड्स क्या होते हैं वो आपको समझ आ गया, लुईस एसिड क्या होते हैं, और लुईस एसिड में याद रखना है लुईस एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर, लुईस बेस आर दोज बेसेस दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लुईस एडक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो। ये मैंने बस वैसे ही बता दिया, जिनको शौक है केमिस्ट्री में, पर यूपीएससी में नहीं पूछेंगे, बस ये याद रखना। अब ये जो जर्मन के साइंटिस्ट हैं, जर्मन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लुईस एसिड का सुपर एसिड वर्जन बना दिया, लुईस सुपर एसिड्स। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं?
Being able to make these super acids enables non-biodegradable fluorinated hydrocarbons जैसे कि टेफ्लॉन वगैरह, प्लास्टिक्स वगैरह, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, इन्हें आप डिग्रेडेबल बना सकते हो, केमिकल रिएक्शन को और फास्ट कर सकते हो, राइट। और ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारी जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसको डिग्रेड करना भी बहुत मुश्किल है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अगर एटमॉस्फेयर में एमिट हो गई तो वो एटमॉस्फेयर में ही रहती है बहुत टाइम, बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे, ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है और बहुत टाइम तक रहती है, तो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा वो करेगी ये कंट्रीब्यूट। तो इसे डिग्रेड करने के लिए भी आप लुईस सुपर एसिड्स यूज कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हो, प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक सकते हो, ये फायदा है इसका, बस दैट्स इट, ठीक है। एंड लास्ट न्यूज आइटम इज विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मोस एंड MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको पता नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना अभी रिसेंटली DRDO ने दोनों को टेस्ट फायर करा और टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल क्या है उसकी डिटेल्स यहां पे दी हुई है, रटने वाला पोर्शन ही है। ब्रह्मोस मिसाइल ना बनी थी इंडिया और रशिया की कोलैबोरेशन से, रशिया में रिवर है मॉस्को, इंडिया में रिवर है ब्रह्मपुत्र, दोनों को मिला दिया ब्रह्मोस मिसाइल कह दिया। सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, क्रूज मिसाइल है। तो ये जो इस मिसाइल के बारे में कुछ डिटेल्स कर लेना, इसका एक डिफरेंट वर्जन जो सी बेस्ड वर्जन है उसको टेस्ट फायर करा है, बढ़िया निकला है। देन MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी DRDO ने टेस्ट फायर करा है। इसका नाम बस याद रखना, अभ्र वेपन सिस्टम। जो MRSAM है इंडिया में इसे दिया गया है अभ्र वेपन सिस्टम का नाम, एंड दैट्स इट। अब अभ्र वेपन सिस्टम से रिलेटेड डिटेल्स आपकी शीट में दी हुई है, रटने वाला पोर्शन है तो इसे कर लेना, ब्रह्मोस से रिलेटेड रटने वाला पोर्शन आप यहां से कर लेना, ऑलराइट। And with that, we conclude today's lecture. Thank you so much for watching, guys. And I hope it added some value to your preparation. बाकी अगर आपको कोई भी doubts हैं with respect to this particular lecture, then you are free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. Alright then. That's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.